एंड नमस्ते टू एवरीवन, आई एम नेहा। इस वीडियो में हम जानेंगे एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी हो तो आप कौन से प्रोविजन के थ्रू जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है, और कोड ऑफ लॉ इस पे कैसे डिसाइड करती है, तो ये हम सब जानेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, तो आइए जानते हैं एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी जो वर्ड आया है, ये वर्ड आया है एंटीसिपेशन से। तो एंटीसिपेशन का मतलब क्या हो गया? एंटीसिपेट करना, मतलब किसी चीज का पहले ही अंदाजा हो जाना। ठीक है, यह एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। ठीक है, एप्रीहेंशन मतलब कि आशंका होना किसी चीज की। तो यहाँ पे किस चीज की एंटीसिपेशन हो रही है, ये एप्रीहेंशन हो रही है यहाँ। तो यहाँ पे हो रही है क्या? अरेस्ट की एंटीसिपेशन, मतलब किसी व्यक्ति को सस्पिशन हो गया या आशंका हो गई है कि उसका अरेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब जो ये आशंका है, ये आशंका मतलब ये नहीं कि किसी को डर है कि उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ठीक है, और उस डर में फिर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देता है, तो दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू, है ना। रीजनेबल, बहुत पुख्ता ग्राउंड्स होने चाहिए आपके पास, तभी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एंटीसिपेशन और एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, ठीक है, जो कि रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को, अब ये मैटर्स कौन से, यहाँ पे मैटर्स है कौन से? नॉन बेलेबल मैटर्स में। ठीक है, तो नॉन बेलेबल मैटर्स में अगर किसी को एप्रीहेंशन है, ठीक है, या उसको आशंका है कि उसको अरेस्ट कर सकती है पुलिस, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? वो कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देगा। ठीक है, और ये कोर्ट की सेटिस्फैक्शन है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो उसे रिलीज कर सकती है बेल पे, और चाहे तो ना भी करे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कौन से ग्राउंड्स ले गए हैं, ठीक है, और कोर्ट के ऊपर। तो ये हमने समझी एक बात। दूसरी बात ये कि जो एंटीसिपेटरी बेल है, ये एक तरीके का क्या है, ये प्री अरेस्ट प्रोसेस कहा जाता है इन जनरल, समझने के लिए। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है, ठीक है, या नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिस्कस किया बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस और बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, बट वो दोनों ही क्या थे? पोस्ट अरेस्ट थे, मतलब कि किसी का अरेस्ट हो गया या डिटेंशन हो गया उसके बाद का प्रोसेस। ठीक है, बट इस केस में बात की है क्या? प्री अरेस्ट प्रोसेस। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल क्या कि जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नाम एक्स है, तो एक्स के साथ क्या होता है? एक्स को कोर्ट ने बुला रखा है किसी डेट पे कि आपको फला फला डेट पे कोर्ट में आना है, हाजिरी देनी है एज अ विटनेस या जो भी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, बट वो अपियर नहीं होता है। ठीक है, एक डेट पे नहीं अपियर हुआ, दूसरे पे, तो दूसरे पे नहीं अपियर हुआ, तो अब वो प्रोसेस ये कहता है कि अब ये नहीं आया तो इनका अरेस्ट हो सकता है, और इस बात की जानकारी उन्हें पूरी तरीके से है। ठीक है, अब वो एक दिन कोर्ट में आता है एंटीसिपेटरी बेल लेके, जिस दिन उसका अरेस्ट होने वाला है। ठीक है, जब उसे एप्रीहेंशन है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो नहीं आया, उसका डिफॉल्ट था। ठीक है, तो वो कोर्ट को रीजनिंग क्या देगा अब? ठीक है, रीजनिंग अब उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है ये कि उसका बहुत ही बेकार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि उसकी वाइफ कोमा में चली गई थी, जिसमें कि उसको भी बहुत गहरी चोट आ गई थी, तो वो इतने कॉन्शियस माइंड में नहीं था कि वो कोर्ट आ सकता, फिर किसी को इन्फॉर्म भी कर सकता था। ठीक है, तो इस हालत में नहीं था, तो वो कोर्ट के सामने सारे एविडेंसेस ले आया कि सर देखिए मेरे पास ये रिपोर्ट है, हमारे साथ ये हो गया था, हमारी दशा इतनी खराब थी, तो आप मुझे अरेस्ट करने के ऑर्डर मत दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके का क्या? एंटीसिपेटरी बेल, क्योंकि उसे पता था कि मैंने ये डिफॉल्ट किया तो मेरा अरेस्ट हो सकता है। तो ये हमने समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया कि क्या होता क्या है एंटीसिपेटरी बेल। अब आते हैं अगली बात पे। अगली बात क्या है कि यहाँ पावर किसके पास है? यहाँ पावर है हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था जिसमें 437 में कि वहां पे पावर किसके पास है? बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ठीक है, जो कि पोस्ट अरेस्ट बेल थी। ठीक है, उसमें पावर थी आपकी किसके पास? सीजेएम या जेएम के पास, बट यहाँ पे पावर है आपकी हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। ये पूरी तरीके से कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट का सेटिस्फैक्शन है कि वो आपको बेल ग्रांट करे या ना करे। ठीक है, तो कोर्ट तीन चीजें कर सकती है। एक, या तो वो अलाउ कर सकती है। ठीक है, अब अलाउ करने का बेल क्या मतलब हो गया? आप रिलीज हो गए, ठीक है, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। रिजेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जेल की रोटी खानी पड़ सकती है, मतलब कि अगर रिजेक्ट हो गए, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो पुलिस के पास अब पावर आ जाएगी ना कि वो आपको अरेस्ट कर सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब तीसरा है कि अलाउ और रिजेक्ट के अलावा भी बीच का एक रास्ता भी कोर्ट निकाल सकती है, वो क्या है? एंट्री मॉडल,
ठीक है। तो एंट्री ऑर्डर्स क्या होते हैं, मतलब बीच में वो कोई स्टे या कुछ इस तरह का टेम्परेरी ऑर्डर दे सकती है, एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकती है। और इस केस में जब वो एंट्री ऑर्डर देती है तो वो 7 दिन का नोटिस देगी, किसको, पीपी को, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या फिर एसपीपी को, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं क्या, कि जो एंटीसिपेटरी बेल है उससे पहले, मतलब आपको अप्लाई करने से पहले एफआईआर जरूरी है, ठीक है। अब जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें तो कोई एफआईआर नहीं हुई थी ना, वहां पे तो बंदे को पता था कि भाई मेरा क्या अरेस्ट हो सकता है, क्यों हो सकता है, कि किस मामले में हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि मतलब एफआईआर नहीं हुई है उसके पहले भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल एक तरीके से आपको क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी फ्रॉम कस्टडी, ठीक है। तो आपको कस्टडी से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कि क्या हो गया कि मतलब आपका आर्टिकल 21, ठीक है, तो आपके पास राइट आ जाता है किस तरीके का, कि आपका आर्बिट्रेरी अरेस्ट ना हो, ठीक है। आपकी जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो आपके इफेक्ट ना हो, इसलिए ये प्रोविजन हमारे सीआरपीसी में लॉ में दिया गया है। आपको जो बेल दी जा रही है, ये एंटीसिपेटरी बेल, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरीके से फ्री छोड़ दिया गया। आप पे कोर्ट कंडीशंस लगा सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, कि अगर आप कोर्ट से बाहर चले भी जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे, आपसे पूछताछ होगी, उसके सही जवाब देंगे, ठीक है। आप एविडेंसेस के साथ, साक्ष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, आप टाउन से बाहर नहीं जाएंगे, इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस कोर्ट लगा सकती है, उसके बाद ही आपको रिलीज करेगी। एक बात आ जाती है कि जो अक्यूज्ड होता है, क्या उसकी उपस्थिति या प्रेजेंस जरूरी है कोर्ट में, अगर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाता। अगर वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में जरूरी है तो उसे प्रेजेंट होना जरूरी है, वरना कंडीशन है। ये हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो भी कोर्ट है वो लगाएगी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, इसकी ग्रेविटी, नेचर क्या है उसको देखते हुए, ठीक है। अब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन देखिए, अब कोर्ट जब बेल लेती है एंटीसिपेटरी बेल, तो वो कौन से ग्राउंड रेफर करती होगी, ठीक है। तो वो कुछ ग्राउंड्स रेफर कर सकती है, जैसे नेचर क्या है क्राइम का, ग्रेविटी क्या है, मतलब कितना खतरनाक घातक है, ठीक है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे, और क्या, मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, मतलब जो एविडेंसेस लाए गए हैं, साक्ष्य लाए गए हैं, उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगी कि बेल देना है या बेल नहीं देना है, ठीक है। और कौन सी कंडीशन लगा सकती है कि आप बाहर जाओगे तो आप सिमिलर ऑफेंस ऐसा कमिट नहीं करोगे या फर्दर ऑफेंस नहीं कमिट करोगे, ठीक है। आप किसी विटनेस को धमकाओगे नहीं, ये भी होता है ना केसेस में, कि केस चल रहा होता है उस दौरान क्या होता है, विटनेसेस को, गवाहों को कोई धमका देता है ना, या इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस तरह की कोर्ट क्या कर सकती है, कुछ कंडीशंस लगा सकती है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें मतलब इवेंट चल ही रहा है अरेस्ट का, ठीक है, जिसमें पुलिस ऑफिसर रिलीज कर सकती है सामने वाले को, अगर वो तैयार है अपनी बेल के साथ, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल के साथ, तो उस मसले में उसको रिलीज करना पड़ जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट किसी को वारंट इशू करेगा तो वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन की परमिशन लेके ही करेगा, और वो बेलेबल वारंट ही इशू कर सकता है। अब इसमें एक क्लॉज, ठीक है, एक अमेंडमेंट आई थी 2018 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, और ये अमेंडमेंट क्या थी कि जो रेप केसेस है, जो निर्भया वाला मैटर था, उसके बाद ये अमेंडमेंट आई थी। तो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, आपका जो रेप का सेक्शन है, ठीक है, तो सेक्शन 375, 376 जो पनिशमेंट का है, ठीक है, तो 376 में बहुत सारे क्लॉजेज ऐड किए गए थे, ABDA इस तरह के साथ साथ अब ये अमेंडमेंट कहाँ का, एविडेंस एक्ट में, ठीक है, CRPC में, IPC के साथ साथ CRPC में, एविडेंस में, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, ठीक है, वहाँ वहाँ वो अमेंडमेंट की गई। तो वैसे ही एक अमेंडमेंट इस सेक्शन में भी की गई है एंटीसिपेटरी बेल में, रेप के केसेस में, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि जो है एंटीसिपेटरी बेल इन मैटर्स में एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। अब ये इन कौन से, सेक्शन 376 क्लॉज 3 IPC का, सेक्शन 376A-B, सेक्शन 376D-A, सेक्शन 376D-B, ठीक। एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है टाइम लिमिट का, ठीक है, जो कई बार न्यूज में भी आया, ठीक है, और बहुत सारे केसेस में इसका बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि जाके क्लियर हुआ है कब, 2018 में। कौन से केस से, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, ठीक है।
जिसमें जस्टिस एम आर शाह का जजमेंट था। 5 जज बेंच की जजमेंट है ये, ठीक है, ये पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि एंटीसिपेटरी बेल हैज़ नो टाइम लिमिट, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, ये चाहे तो तब तक कंटिन्यू हो सकता है, कब तक, टिल द एंड ऑफ ट्रायल, मतलब ट्रायल जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक भी कंटिन्यू हो सकती है। एक और बात कही गई इस जजमेंट में कि कोर्ट चाहे तो रिलीज करते टाइम, ठीक है, अक्यूज को वो क्या कर सकती है, बहुत सारे रिस्ट्रेन और कंडीशंस लगा सकती है, ठीक है। अब ये जो केस जब आया था तब 3-4 केसेस को और रेफर किया गया इस केस में बहुत क्लैरिटी लाने के लिए, जिसमें से सबसे पहला केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है एंटीसिपेटरी बेल का, आपको पता चल गया होगा, गुरुबख्श सिंह सिबिया केस, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया था, उसमें बोला था कि जो ये एंटीसिपेटरी बेल है ये एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका स्कोप बहुत वाइड है। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट की बात की गई है, इसमें और भी बहुत सारी एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड गाइडलाइंस दी हैं कि कोर्ट कौन सी कंडीशंस लगा सकती है, क्या नहीं लगा सकती है, FIR, जो हमने पूरे ऊपर ये 3-4 चीज़ें पढ़ी, इन सब चीज़ों की बात की गई है इस केस में, ठीक है, और यही बातें क्लियर की गई हैं। तो गुरुबख्श सिंह सिबिया जो 1980 का केस है, इसमें ये बोला गया था कि इसका स्कोप बहुत वाइड है। दूसरी चीज़ बोली गई कि कोई लिमिट नहीं है, FIR ज़रूरी नहीं है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, और कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई, दैट्स इट, ठीक है। बट उसके बाद एक केस आया, कौन सा, अलाउद्दीन केस का, ठीक है, 1995 का केस, जिसमें बोला गया कि जो ये एंटीसिपेटरी बेल है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड के लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। फिर इसके बाद एक मेहतरी केस आया था, इसमें बोला गया कि एंटीसिपेटरी बेल कांट बी कर्टेल, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल को कर्टेल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो तीनों कॉन्फ्लिक्ट थे, तो इनका बाप आया कौन सा, ये सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट NCT ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें ये बोला गया कि एंटीसिपेटरी बेल की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जब तक ट्रायल कंटिन्यू हो रहा है तब तक ये कंटिन्यू हो सकता है एंड ऑफ द ट्रायल तक, और कंडीशंस और रिस्ट्रेंट कोर्ट चाहे तो लगा सकती है। और भी 4-5 बातें इसमें की गई थी, और बार बार इस केस में किसको रेफर किया गया, गुरुबख्श सिंह सिबिया। कौन सा स्टेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेलिवेंट, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या था, पहले एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन जो था नहीं एग्जिस्ट करता था, एग्जिस्ट करता था बट बहुत ही पार्शियल और बहुत कम लेवल पे, ठीक है। तो उसमें ये प्रोविजन था कि कोई इंसान एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर, वो क्या कर सकता है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है बिफोर द चार्जशीट इज फाइल्ड, ठीक है, चार्जशीट के फाइल होने से पहले पहले, ठीक है। और उसमें कोर्ट क्या करती थी, कोर्ट एक तरीके का स्टे ऑर्डर दे देती थी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये जो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था, इस कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है, इसमें लॉ पास हुआ और 6 जून 2019 को, ठीक है, ये क्लियर कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश में भी एंटीसिपेटरी बेल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सेक्शन 439 ऑफ CRPC ये क्या कहता है, ये बात करता है क्या, कुछ स्पेशल पावर की जो कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को मिली है रिगार्डिंग बेल, ठीक है। तो क्लॉज 1 के कोर्ट अगर चाहे तो अक्यूज को रिलीज करते टाइम, जो हमने अभी बात की थी कि कुछ कंडीशंस वगैरह लगा सकता है। सेक्शन 439 क्लॉज 2 जो बात करता है किस चीज़ की, कैंसिलेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, मतलब कोर्ट चाहे तो कैंसिल भी कर सकती है, कोर्ट कौन सी, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, इस तरह की बेल को। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को रिलीज करते टाइम उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई गई कि यू हैव टू कंप्लाई विद दीज कंडीशंस, ठीक है, आपने कंप्लाई नहीं किया उन कंडीशंस को, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट आपको फिर से जेल में भिजवा सकती है। जो हमने अभी अमेंडमेंट की बात की थी, ठीक है, जो आपकी रेप के केसेस में अमेंडमेंट आई थी, IPC 76 की जो अमेंडमेंट थी, तो वो अमेंडमेंट यहाँ भी आई थी, जो सेक्शन 439 के जो प्रोवाइजो हैं उसमें भी अमेंडमेंट आई। और इन मैटर्स में PP की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 439 के 1A में जो उसमें ये बोला गया है कि जो रेप के केसेस हैं, मतलब रेप के क्लॉज जो हमने ये पढ़े थे, क्लॉज 3A, B, D, A, D, B, ठीक है, IPC, इन केसेस में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोर्ट में प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको एंटीसिपेटरी बेल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना डाउट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिले, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन ऑन करते टाइम। थैंक यू सो मच।